हम कंप्लीट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। कैटालिसिस के टाइप हमने देख लिए थे, आज उसके आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक वर्धक। एक होता है उत्प्रेरक विष, एक प्रमोट करता है, विष होगा जो खत्म करेगा, वर्धक होगा जो बढ़ाएगा। तो क्या बढ़ाएगा? उत्प्रेरक में क्या बढ़ेगा? उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्रियाशीलता। इसको प्रमोटर भी बोल देते हैं, वो पॉइजनस होता है। ठीक, तो वर्धक क्या होते हैं? वे ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कुल मिला के उत्प्रेरक की हेल्प करते हैं। बात समझ में आई? उसके काम में उसके क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। प्रमोट करते हैं, एक तरह से उत्प्रेरक को क्या करते हैं? प्रमोटर्स कह देते हैं, इसलिए इनको। ये पॉइजनस होते हैं, उत्प्रेरक के लिए विष का काम करते हैं, अर्थात उसकी क्रियाशीलता क्या कर देते हैं? ये घटा देते हैं या कम कर देते हैं। बात को समझना, ये क्रियाशीलता क्या कर देते हैं? उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं? क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। और ये क्या कर देते हैं? क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ये कम करेंगे या तो खत्म ही कर देंगे। कम या खत्म कर, क्रियाशीलता को कम या खत्म कर देते हैं, ऐसे लिखना। कम भी कर सकते हैं और क्रियाशीलता को खत्म कर सकते हैं। बात को समझो। क्रियाशीलता क्या करते हैं? हमेशा बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बढ़ाते हैं। एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे या फिर इंडे कर देंगे, उसकी एक्टिविटी ही खत्म ही कर देंगे। तो ये थी बात। तो इनके एग्जाम्पल देख लो। हैबिट भी तुमने पढ़े हैं। N2 होता है, H2 होता है, NH3 बन जाता है। ये अभी उत्प्रेरक का काम करता है। ये कैटालिस्ट यूज कैसे होता है? एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। इसमें मालबोडियम जो होता है वो क्या इसका काम करता है? ये भी यूज किया जाता है, तुमको मालूम। इसका ये काम करता है उत्प्रेरक वर्धक का। बात समझिए, ये किसका काम करता है? ये उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज होता है। अर्थात यफी की क्रियाशीलता को ये बढ़ाता है। यहाँ पे यफी की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक वर्धक है ये यहाँ पे। समझ गए? और एग्जाम जैसे वनस्पति घी बनाने में, ठीक है, घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक का यूज करते हैं, है ना? पढ़े होगे तुम, हाइड्रोजनीकरण पढ़े हो ना? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते। ये वाले ये रिएक्शन तुम पढ़े हो, कक्षा 10 में भी मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं? CH सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड में। तो ये हाइड्रोजनेशन होती है ना, ये हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन होती है, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो इसका यूज वनस्पति घी, इस रिएक्शन का यूज वनस्पति घी वगैरह बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक लगाते हैं हम? निकेल। कौन सा उत्प्रेरक लगाते हैं? निकेल। निकेल उत्प्रेरक में होता है। निकेल उत्प्रेरक के साथ हम टेलुरियम का यूज करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किसका यूज करते हैं? टेलुरियम का, TE का यूज करते हैं। ठीक, कुछ बहुत सारे कोएंजाइम होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। कोएंजाइम किन्हें कहते हैं? ठीक है, हिंदी में बोलेंगे सह एंजाइम, जो एंजाइम की सहायता करे। एंजाइम एक तरह के कैटालिस्ट होते हैं, तो एंजाइम की जो सहायता करते हैं उन्हें बोल देते हैं को एंजाइम। को एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक का द्वारा ही यूज होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम की हेल्प करते हैं जाके, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पे जैसे CO+H2 से क्या बनता है? CH3OH। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेरक क्या होता है? ZnOCuO का मिश्रण उत्प्रेरक होता है। किसका? ZnOCuO। ये क्या होता है? उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है।
कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं? CO प्लस H2, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, क्या बनता है? मेथिल अल्कोहल बनती है। मेथिल अल्कोहल, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों का मिक्सचर होता है, उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्साइड जो होता है उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज किया जाता है। CrO3, क्रोमियम का ऑक्साइड जो होता है उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज किया जाता है। Cr2 भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, 3 भी दिखाता है, और दिखाने को तो और भी दिखा लेता है। तो ये किसके रूप में? उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज हुआ, प्रमोट करने का काम कर रहा है उत्प्रेरक को। एक ZnO प्लस CU क्या कर रहा है? एग्जाम्पल कुछ हैं, ये याद रखना है, पढ़ेंगे तुम्हें। अच्छा, अब उत्प्रेरक विष के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं? घटा देते हैं उसकी क्रियाशीलता को। अब क्योंकि कुछ रिएक्शन होते हैं, कुछ मिलेंगे तुमको, ऐसे यूज इनका कम ही होता है। ऐसे रिएक्शन मिलेंगे तो अगर ना रोका जाए रिएक्शन, तो आज एक प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट दूसरे में बदल जाता है। बात समझे? जैसे कि मान लो हम A से B बनाएं, B बदल जाएगा फिर C में। कोई उत्प्रेरक यहाँ पे ले लिए, अब कोई उत्प्रेरक विष डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। अगर हमें ये चाहिए तो हम उत्प्रेरक विष का यूज कर लेंगे, तो हमें यही मिल जाएगा, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे यूज कर लेते हैं। तो वहाँ पर उत्प्रेरक विष का खासा रोल है, बाकी इसका रोल मिलता नहीं जल्दी से। तो जैसे एग्जाम्पल क्या मिल जाएगा इसमें? हैबर विध में ही, जैसे कि CO, ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा हैबर विध में। H2S, ये भी उत्प्रेरक विष का काम करेगा। ठीक है, मतलब ये Fe की क्रियाशीलता को घटाने का काम करते हैं। अगर ये चीज़ें हैं वहाँ पे उपस्थित, तो क्या करेंगे? Fe की क्रियाशीलता को घटाएंगे। बात समझे? तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो अच्छे एग्जाम में से सब पूछता है ऑब्जेक्टिव। हैबर विध में अब कह देगा पॉइजनस के रूप में कौन यूज होता है, पॉइजनस के रूप में कौन, पॉइजनस का काम कौन करता है। अब ठीक है, दे देगा, बहुत कुछ दे देगा, कहीं ये भी टपका रहे, कहीं ये भी टपका रहेगा, बहुत कुछ दे देगा। तो ये याद रखना, ये दोनों काहे काम करते हैं? पॉइजनस के रूप में काम करते हैं। अच्छा, अब जैसे H2O2 का अपघटन कल रिएक्शन हम लिखाए थे, PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता था, है ना। H2O2 का अपघटन हम कल पढ़ाए थे, PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर HCN मिल जाए, हाइड्रोजन साइनाइड मिल जाए, तो HCN जो होता है ये उत्प्रेरक विष का काम करता है, ये विष का काम करता है। यहाँ पर बात समझ में आई क्या? उत्प्रेरक विष का काम करता है। ठीक है, क्लियर है? अगले है जैसे कि इसका कर दो, C2H4 का हाइड्रोजनीकरण कर दो, H2 से क्रिया कर दो, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा? C2H6 में बदल जाएगा। डबल बांड, यहाँ पर डबल बांड ही होगी ना, C2 है तो ये हाइड्रोजन 4 हैं, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बांड CH2, एक बांड टूट जाएगी, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर निकल, अभी तो ये तो वही रिएक्शन अभी जो हमने बताया था, हाइड्रोजनीकरण जो रिएक्शन बताई वही रिएक्शन है। तो इसमें हम किसको टेलुरियम मिलाते थे, किसके रूप में? उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। याद रखना, टेलुरियम का इसका काम करता था, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता था। उत्प्रेरक विष का काम यहाँ पे CO और Hg करते हैं, CO और Hg करते हैं। अगर Hg इस रिएक्शन में है या फिर CO है कहीं, तो ये क्रियाशीलता को घटाएंगे, ये इसकी क्रियाशीलता को घटाएंगे निकल के। समझ गए? ये सारी चीज़ें हो गई खत्म। अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कैटालिस्ट के। ठीक है, उत्प्रेरक के सामान्य गुण, उत्प्रेरक के सामान्य गुण ये पूछता है, एक एक नंबर में परिभाषा आती है इनकी, बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर में आ जाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।
उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, उदाहरण सही समझो। उत्प्रेरक वर्धक पर टिप्पणी लिखिए 1 नंबर, नहीं तो आधा नंबर में दे देगा तुमको। अब क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम किसके, उत्प्रेरक के सामान्य गुण। उत्प्रेरक के सामान्य गुण। उत्प्रेरक के सामान्य गुण देखने वाले हो, ठीक बच्चा। तो देख लो, नंबर 1 क्या है, उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। नंबर 1 क्या है, उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता का क्या मतलब है प्यारे, मतलब कि अपरिवर्तनशील होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। कहने का मतलब ये चीज़ कल भी समझाए थे, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक रिएक्शन में उसकी मात्रा में, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, इसीलिए बोलते हैं उत्प्रेरक क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक गुण में फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आ सकता है। भौतिक गुण में परिवर्तन पॉसिबल है, लेकिन रासायनिक गुण में परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। मात्रा में, इसकी क्वांटिटी में, कि जितना लगाए उत्प्रेरक जितने ग्राम उतने ग्राम बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिएक्शन पूरी होने के बाद तो उतने ही ग्राम मिलेगा, मतलब मात्रा में भी चेंज आने वाला नहीं। इन दोनों में चेंज नहीं आता है। भौतिक गुण में चेंज आ सकता है, आएगा ही ये गारंटी नहीं है, आ सकता है, ठीक है। जैसे धातुओं की धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। अब किसी मेटल को हम, जैसे कि हाइब्रिड में एफी का यूज करते हैं मेटल का, तो वहाँ पे एफी हो सकता है कुछ उसके कलर वगैरह में, कुछ उसके चमक में कुछ फर्क पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे भी कुछ कोई केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे, उसके साथ कुछ फर्क पड़ सकता है। ऐसे में नहीं कि भौतिक गुण में परिवर्तन आ सकता है। बात समझ में आई गई। अगला है उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में उत्प्रेरक की यूज होता है। अच्छा, बहुत कम मात्रा में लगता है उत्प्रेरक। ये नहीं कि कोई रिएक्शन है तो झव्वो भर का उत्प्रेरक लगेगा। अच्छा, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। अच्छा, बहुत कम ही क्वांटिटी, ठीक। मान लो 1 मॉलिक्यूल में तो उत्प्रेरक अगर हम कुछ लिए, अगर 10 ml लिए कुछ लिक्विड में, ठीक है, तो उत्प्रेरक मान कर लो पॉइंट में लगेगा, 0.1 ml में या फिर 1 ml, उसका लगभग कुछ ही परसेंट, 1-2%, 3-4%, कहने का मतलब इतना है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। यानी कि विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा से भी वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, से भी वेग परिवर्तित हो जाता है। विषमांगी उत्प्रेरण क्या था, जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था सेम नहीं होती, मतलब दोनों की अवस्थाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। एक सॉलिड होगा तो एक गैस होगा, तो वो क्या बनेगा, विषमांगी उत्प्रेरण बनेगा, ठीक। तो ऐसे विषमांगी उत्प्रेरण में तो सूक्ष्म मात्रा में भी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे पीटी उत्प्रेरक जो अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ा देता है। पीटी उत्प्रेरक हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रियाशीलता को क्या कर देता है, ये बढ़ा के जल की मात्रा काफ़ी जल्दी से दे देते हैं दोनों रिएक्ट करके, ठीक है। बात समझ में आई। परंतु जब बात कुछ समांगी उत्प्रेरण की हो, जब बात समांगी उत्प्रेरण की होती है, तब ऐसा देखने को मिला है कि एकदम बहुत थोड़ी सी मात्रा विषमांगी उत्प्रेरण के लिए सही नहीं होती, ठीक नहीं होती, मतलब कुछ उसमें चाहिए। यहाँ तो विषमांगी उत्प्रेरण में ये क्या है, ये गैस है, ये क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है, ये गैस है, तो ये विषमांगी उत्प्रेरण हुआ। लेकिन जब समांगी उत्प्रेरण होता है तो समांगी उत्प्रेरण में याद रखना, वहाँ पे माइन्यूट क्वांटिटी में काम नहीं चलता है, मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उत्प्रेरक की काम नहीं चलता है। वहाँ पे मात्रा उसकी क्या करनी, इसकी अपेक्षा ज़्यादा करनी पड़ती, वहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ती। ये चीज़ याद रखें, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं में उत्प्रेरक क्या करना पड़ता है, अधिक मात्रा में लेने से अधिक तेजी से होती है। मतलब अभिक्रिया में अधिक मात्रा में उत्प्रेरक लोगे तो क्या, अभिक्रिया अधिक तेजी से होगी, मतलब उसका रेट अधिक ज़्यादा ही से ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है।
अगला अगला गुण इसका होता है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, मतलब किसी भी रिएक्शन वगैरह नहीं करता है, प्रारंभ नहीं, इनिशिएट नहीं करता है, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, प्रारंभ नहीं करता है। ये चीज़ याद रखना है। ये मत कहना कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को शुरू करता है। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है, बात समझे। किसी अभिक्रिया को इनिशिएट नहीं करता, किसी अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है, शुरू नहीं करता है, याद रखना। कहने का मतलब शुरुआत नहीं क्यों करता भाई, उसके रेट को बढ़ाता। हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़े तो उत्प्रेरक थोड़ा सा ही पढ़े थे, उत्प्रेरक रिएक्शन में करता क्या है, वहाँ पे देखे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कैसे चेंज लाता है, एक्टिवेशन एनर्जी में कैसे चेंज लाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें मिली थी, वहाँ पे समझाए थे। थ्रेशोल्ड जो बैरियर था हमारा, जो बैरियर को ही घटा देता है, बैरियर को घटा दे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी घट जाती है। वहाँ पर जो होता था कि एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ती, तो ऐसा नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी देनी ही नहीं पड़ेगी। अब मान लो एक्टिवेशन एनर्जी को ख़त्म ही नहीं कर देता है उत्प्रेरक, बात समझ में आई। एक्टिवेशन एनर्जी ख़त्म ही कर देता तो मतलब एनर्जी देनी ही ना पड़ती, मतलब कोई बाहर से इफेक्ट लगाना ही ना पड़ता। लेकिन ऐसा तो नहीं करता, मतलब कि बाहर से इफेक्ट लगाना पड़ेगा तुमको, हालांकि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वही एक्टिवेशन एनर्जी होगी। मतलब कहने का मतलब यही है, बाहर से इफेक्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन अपने आप शुरू नहीं होगी, या फिर उत्प्रेरक नहीं शुरू करता है किसी रिएक्शन को, बस उसके एक्टिवेशन एनर्जी में कम कर देता है, बैरियर कम हो जाता है, तब उसका रेट बढ़ जाता है। ग्राफ के द्वारा मैंने तुमको समझाया था। तो ये कि शुरुआत नहीं करता, बस उसके रेट को बढ़ाता है, बात समझे। उसके क्या करता है, रेट को बढ़ाता है, ना तो अभिक्रिया को शुरू करता है, ना तो ये परिवर्तित होता है, ना तो उसमें भाग लेता है, बस रेट को बढ़ाता है, दर को बढ़ाता है। ये चीज़ याद रखना। उत्प्रेरक क्या करता है, बस दर को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता, बात समझे। और दोनों को रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह प्रदान करता है। ये चीज़ भी कल्पना द्वारा वैज्ञानिकों ने ऐसी कल्पना की, जैसे मैं कल कर रहा था। अब अगला जो इसमें आएगा, उत्पादों पर प्रभाव। क्या आएगा, उत्पादों पर प्रभाव। इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देखना, बुक में मिलेगा तुमको बहुत सारा, अगर अच्छी बुक होगी तो। क्या बोला मैंने, उत्पादों का प्रभाव। चौथा है ना हमारा, क्या उत्प्रेरक पर उत्पादों का प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे यही है, कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे कैटालिस्ट पर किसी भी रिएक्शन की। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमें कभी नहीं पड़ेगा, तो भी सकता है, पड़ भी सकता, हो सकता कोई ऐसा बन जाए जो पॉइजनस की तरह काम करने लगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो क्या करे, विष की तरह काम करने लगे। तो विष होगा तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाएगा, वो भी सी बात है। हो सकता है कोई ऐसा उत्पाद बन जाए जो उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करे, बात समझे। हो सकता है रिएक्शन में कोई ऐसा उत्पाद बन जाए, जैसे ही वो उत्पाद बनेगा वैसे ही वो उसकी क्रियाशीलता को और बढ़ा देगा, तो रिएक्शन और फास्ट होने लग जाएगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है विष बन जाएगा तो रिएक्शन के रेट को, उसकी क्रियाशीलता घटा देगा तो रेट और स्लो हो जाएगी रिएक्शन की, ऐसा हो सकता है ना। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति और उपस्थिति दोनों दशाओं में एक जैसे रहते हैं, है ना, कुछ अभिक्रियाएं उत्पाद। तो बात समझ में आई, ऐसा हो सकता है उत्पाद का प्रभाव उत्प्रेरक पर ऐसे पड़ सकता है, लेकिन उत्प्रेरक का प्रभाव क्या उत्पाद पर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। बात को समझना, दोनों में अंतर है। उत्पाद का प्रभाव उत्प्रेरक पर पड़ सकता है, उसकी क्रियाशीलता को घटा बढ़ा सकता है। अगर उत्पाद कैसा बन गया, अगर उत्प्रेरक वर्धक के रूप में है तो क्रियाशीलता बढ़ा देगा, अगर विष के रूप में बना है तो क्या होगा, विष वाला बन गया तो उस पर क्रियाशीलता को घटा देगा। लेकिन क्या उत्प्रेरक, जैसे कोई पीटी उत्प्रेरक है, कोई दूसरा उत्प्रेरक अगर लग जाए तो क्या वो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग थोड़ी ना लेता है कि उत्पाद ही बदल डालेगा। बात समझो, बात को समझो, उत्पाद को नहीं चेंज करता है ये। जो रिएक्शन में जो बनना था वही बनेगा, उत्प्रेरक होने ना होने से उत्पाद बदल नहीं जाता है। बात समझ भाई, क्या उत्पाद बदल
नहीं जाता है प्यारे, ठीक है। और वैसे भी उत्प्रेरक क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी रिएक्शन में पीटी यूज हुआ है तो सीयू भी यूज हो जाएगा या फिर भी यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, अब माल्टेज एंजाइम यूज होता है तो माल्टेज ही यूज होगा, दूसरा एंजाइम आके नहीं काम कर देगा उसकी जगह। बात समझ में आई क्या? तो एंजाइम की जो उत्प्रेरक होते हैं विशिष्ट होते हैं, किसी के लिए स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्पेशल होते हैं। स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ कि उसी के लिए वो यूज होते हैं। बात समझ में आई क्या? जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल भी तुमको मिल सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में, देखा मैंने। पॉइंट ये है, जैसे किसी उत्प्रेरक द्वारा किसी अभिक्रिया को एक विशेष दिशा देकर, किसी उत्प्रेरक द्वारा, कोई भी उत्प्रेरक, किसी उत्प्रेरक द्वारा, उत्प्रेरक द्वारा किसी अभिक्रिया को एक विशेष दिशा, एक डायरेक्शन, एक स्पेशल डायरेक्शन दे रहा है, ऐसा डायरेक्शन देगा जिसमें प्रोडक्ट बढ़िया आसानी से बन सके। किसी अभिक्रिया को एक विशेष दिशा देकर, एक विशेष दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को देकर, एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, याद रखना, सिलेक्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक की सिलेक्टिविटी कहते हैं, उत्प्रेरक की चयनात्मकता बोलते हैं, ठीक है। मतलब को सिलेक्ट करता है, उत्प्रेरक खुद सिलेक्ट करता है, वहाँ पे चयन करता है, ठीक। उत्प्रेरक की सिलेक्टिविटी बोलेंगे या फिर चयनात्मकता बोलेंगे। कहते हैं, ये पूछता है चयनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा चयनात्मक उत्प्रेरक या सिलेक्टिव कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो यही उत्प्रेरक होते हैं, वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया को एक विशेष दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाते हैं। बात समझो, विशेष उत्पाद, ऐसे उत्पादक जिनमें किसी रिएक्शन को एक विशेष डायरेक्शन देकर विशेष प्रोडक्ट, एक खासा प्रोडक्ट बनाने की क्षमता होती है, तो वे सभी उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे? वह उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? चयनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगा। बात को याद रखना आप, चयनात्मक या वर्णनात्मक भी बोल देंगे। वर्णवाद तुमने सिलेक्शन थ्योरी पढ़ी है डार्विन की ना, वहाँ पे चयन भी बोल देते हैं, वर्ण भी बोल देते हैं, तो यहाँ के वर्णनात्मकता भी हो जाता है शब्द। वर्णात्मकता कहते हैं, ये याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक ठीक, ये चीज याद रखना, इस पॉइंट्स। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि उत्प्रेरक से प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट नहीं बदलता, बात समझ में आई कि ऐसा उत्प्रेरक होने ना होने से प्रोडक्ट नहीं बदल रहा, लेकिन एक्सेप्शन है, इसके भी कुछ हैं, कुछ अपवाद होते हैं कि उत्प्रेरक बदल दो तो क्या बदल जाता है, प्रोडक्ट भी बदल जाता है। उत्प्रेरक बदलो तो प्रोडक्ट भी बदल जाता है, उनको देख लेते हैं हम, जो अपवाद हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि हर बात का खंडन करने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। अच्छा, तो इस बात का भी खंडन होता है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें उत्प्रेरक बदलते ही क्या प्रोडक्ट बदल जाता है। तो रिएक्शन देखो, तो एथिल अल्कोहल ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं? एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH। एथिल अल्कोहल के रिएक्शन किससे कराते हैं हम? Cu की उपस्थिति में कराते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस क्या बनता है हमारा? एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटल्डिहाइड बोले तो CH3CHO, CH3CHO बनेगा। अब यहाँ पे तुम खुद सोचो क्या निकलेगा बाहर? 1 2 3 3 1 4 3 1 6 H2 निकलेगा बाहर, ठीक है।
4 2 6, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, H2 निकलेगा बाहर। यहाँ पे Cu उत्प्रेरक लिए तब कैटालिस्ट कौन यूज हो रहा है, Cu यूज हो रहा है। अगर हम Al2O3 एल्यूमिना का यूज कर दे, Al2O3 का यूज कर दे 300 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर लगभग इतना ही रखते हैं। एथिल अल्कोहल ही है, इसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर लगभग उतना ही दे रहे हैं, 300 इसके आसपास ही दे रहे हैं। इस प्रेरक चेंज किया मैंने, क्या चेंज किया, कैटालिस्ट को चेंज कर दिया। यहाँ पे CO, यहाँ पे Al2O3 हो जाता है, तो यहाँ पे उत्पाद बदल जाता है, एथीन बन जाती है, C2H4 बन जाता है, C2H4 बन जाता है। वो हीट करने पर जनरली क्या होता है, पानी निकलते, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं निकला है। यहाँ पे क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकले थे, लेकिन यहाँ पे पानी निकलता है। यहाँ पे क्या निकलता है, पानी निकलता है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन सिर्फ यहीं पे मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। जब तुम एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ोगे तो वहाँ पे रिएक्शन मिल जाएगी तबक के, कि एल्कोहल से हम एथीन बना सकते हैं, है ना। अब तुम फिर एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ेगे, एल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब ये रिएक्शन 2 बार मिलेगी ऑर्गेनिक में, एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी भी मिलेगी और एल्डिहाइड बनाने की विधि में मिलेगी, है ना। एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड बनाने की विधि में मिलेगी, और ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, एल्कोहल के, तो एल्कोहल के रासायनिक गुण में मिलेगी। तो रिएक्शन बहुतों बार मिलने वाली है, तो तुम इन्हें दिमाग में रखना। तो देखो, उत्प्रेरक चेंज करिए, उत्पाद क्या हो गया, बदल गया। उत्पाद क्या हो गया, बदल गया। तो हर चीज़ के अपवाद भरे पड़े। इस बात के भी अपवाद यहाँ पे थे। अगर फार्मिक अम्ल लेते हैं, फार्मिक अम्ल में भी चेंज हो जाता है। फार्मिक अम्ल ले लिए HCOOH, और यहाँ पे Cu उत्प्रेरक लेते हैं हम, क्या लेते हैं, Cu उत्प्रेरक लेते हैं। एक बार फार्मिक अम्ल फिर लेते हैं, और यहाँ पे उत्प्रेरक क्या लेते हैं, यही ले लेते हैं, Al2O3 ले लेते हैं। इसको भी हीट करते हैं, इसको भी हीट करते हैं, चेंज आ जाएगा। यहाँ पे CO2 बनता है प्यारे, यहाँ पे CO बनता है। एक में CO2 बनेगा, एक में CO बनेगा, ठीक है। एक में CO2 बनेगा, एक में CO। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे H2O गैस निकलेगी। देखो, उत्प्रेरक बदलने से हमारे उत्पाद क्या हो गए, बदल जाते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं। समझ आई बात क्या, और देख लेते अब जैसे अगली रिएक्शन ले लेते हैं हम, CO है H2O, निकिल उत्प्रेरक है। एक बार क्या, कौन सा उत्प्रेरक ले लेते हैं हम, कापर उत्प्रेरक ले लेते हैं। CO है प्लस H2 है, अब की बार क्या है, कापर उत्प्रेरक है। अब की बार फिर बदल रहे हैं, CO है प्लस क्या है, H2 है। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री है, लेकिन ये समझ किसकी बढ़ा रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ बढ़ा रही। वहाँ पे तुम यूज कर, सर यहाँ से तुमने CO और H2 क्रिया कराया तो ये बना दिए हो, और यहाँ से ये। अब तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, कहीं भी कन्वर्जन आएगा, कन्वर्जन में पूछ सकता है, कन्वर्जन में इससे यहाँ पे पूछ लेगा। एरो यहाँ पे क्या लगा दे, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अब तुमको उत्प्रेरक क्या करना पड़ेगा, रटा होना चाहिए। उत्प्रेरक कब निकिल होगा तो क्या बनेगा, कापर होगा तो क्या बनेगा। और यहाँ पे कौन से उत्प्रेरक लिए हैं, यहाँ पर भी कापर लिए हैं, लेकिन कापर के साथ साथ कौन सी, किसका मिक्सचर है, ZnO प्लस Cr2O3 का मिक्सचर, ठीक है, कापर के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, मेथिल अल्कोहल। यहाँ पे क्या बन जाता है प्यारे, मेथिल अल्कोहल। अल्कोहल मतलब OH, क्लियर है। ऊपर वाले में क्या बनता है, मेथेन बनता है। ऊपर वाले में क्या बनता है, मेथेन प्लस H2O बनता है, मेथेन प्लस H2O बनता है, मेथेन प्लस H2O बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब देखो, अब रिएक्शन दे देगा CO प्लस H2, CO प्लस H2 दे देगा, CO प्लस H2, एरो लगा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, और तुमको लिख देगा CH2। अब तुमको याद रखना कौन सा उत्प्रेरक यूज किया, कौन सा कैटालिस्ट यूज किए थे, तो ये प्रोडक्ट बना था। क्वेश्चन फंसाने को तो फंसा लेगा, और बोर्ड में ना पूछेगा तो दूसरी जगह एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। अब दिमाग में रखोगे तभी ना बता पाओगे, इसमें कोई तरीका है, तो बस दिमाग में रखना ही पड़ेगा तुमको। बात समझ में आई, रिएक्शन में ये होगा तो ये बनेगा, ये होगा तो ये बनेगा। बात समझ में आई क्या, तो ये थे। और आगे देख लेते हैं। तो उत्प्रेरकों की प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है, ये चीज़ के याद रखना। लेकिन कुछ अपवाद हैं इसके। अच्छा, तो एक उत्प्रेरक सभी अपक्रियाओं में काम नहीं करता, ये चीज़ याद रखना। उत्प्रेरक वैसे विशिष्ट ही होते हैं, ये भी एक कैरेक्टर इसका मस्त है। अगला है, साम्यावस्था को क्या प्रभावित करता है उत्प्रेरक, क्या इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट डालता है उत्प्रेरक, ये चीज़ जान लो।
कौन सा पॉइंट होगा ये? 5वां पॉइंट होगा। क्या साम्यावस्था को प्रभावित करता है? को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता है। उत्प्रेरक साम्यावस्था के इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं डालता। बात समझ में आई? जैसे कि ए है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, साम्यावस्था रिवर्सिबल रिएक्शन से ही समझते हैं हम। तो ए से बी बन रहा है, बी से बी बन रहा है। यहाँ पे दोनों को रेट क्या है? R1 R2 क्या है? मतलब बी से ए बनने में R2 रेट है, R1 क्या है? ए से बी बनने में। साम्यावस्था पर R1 = R2 होते हैं, मतलब जितनी देरी से ए से बी बनेगा उतनी ही टाइम में बी से ए बन जाएगा। बात समझो, बात समझो। तो कैटलिस्ट करता क्या है? रेट को बढ़ाता है। जितनी रेट R1 की बढ़ाएगा, जितना R1 को बढ़ाएगा उतना ही R2 को बढ़ाएगा। बात को समझो, जितना R1 को बढ़ाएगा उतना ही क्या बढ़ाएगा? R2 को बढ़ाएगा। मतलब ए से बी जितनी स्पीड कर देगा बनने की, वह उतनी ही स्पीड बढ़ जाएगी किसकी? बी से ए बनने की। तो बताओ साम्यावस्था में फर्क पड़ रहा? वहां पे रेट को इसने बदला है, रेट को बदलेगा तो दोनों अग्र अपक्रिया फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की रेट को बदलेगा। बात समझे? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट को बदलेगा, एक नहीं। अग्र अपक्रिया पश्च अपक्रिया दोनों का रेट क्या करेगा? इक्वल ही रहने देगा। तो साम्यावस्था प्रभावित हुई? नहीं हुई। साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। ये चीज याद रखना। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? विशिष्ट होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है प्यारे? विशिष्ट होता है। जैसे कि एक ही पदार्थ सभी अपक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकता। भिन्न भिन्न अपक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरक होते हैं, भिन्न भिन्न अपक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरक होते हैं। ये चीज़ याद रखना है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है? MnO2 द्वारा ही होता है, जिसका बताए थे ना, हम कई बार बता चुके हैं। MnO2 द्वारा ही इसका क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो KCl और ऑक्सीजन बना था, तो इसी के द्वारा होता है, MnO2 होता है भैया। तो इसी के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे Cu ला के दबका के काम कर ले, यहाँ पे Fe ला के काम कर ले, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई क्या? तो सारे पदार्थ हर जगह काम नहीं करते उत्प्रेरक का, ठीक है। अगला है ताप का प्रभाव। क्या उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव पड़ता है? ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या ताप का प्रभाव पड़ता है उत्प्रेरक पर? प्रत्येक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किसी निश्चित ताप पर सबसे अधिक होती है। किसी निश्चित ताप पर क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उस ताप को क्या बोलते हैं? अनुकूलतम ताप। क्या बोलते हैं? अनुकूलतम ताप। वह ताप जिस पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे अच्छी होती है, अच्छी तरह से क्या करता है? जिस टेम्परेचर पे काम करता है वो क्या होता है? अनुकूलतम ताप होता है। ऐसा नहीं किसी अनुकूलतम ताप फिक्स नहीं है, लगभग जो रूम टेम्परेचर होता है उसी को बोलते हैं अनुकूलतम ताप। बात समझ में भाई? अनुकूलतम ताप किसे बोलते हैं? रूम टेम्परेचर को। कितना? 25 से 35 मान लो, इतने डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, इतना ये टेम्परेचर ही अनुकूलता पर। इस टेम्परेचर पर क्या करते हैं? एंजाइम अच्छा कार्य करते हैं। तो जो हमारे अंदर एंजाइम होते हैं वो भी टेम्परेचर की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है गड़बड़ा जाता है, इसीलिए टेम्परेचर ऊपर नीचे होने पर। अच्छा, क्लियर है? क्लियर है? तो बहुत अधिक ताप होने पर एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। बहुत अधिक ताप होने पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है। ये चीज़ याद रखना। या फिर नष्ट हो जाती है। बहुत अधिक ताप होने पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, घट जाती है। और बहुत कम ताप होने पर भी क्या होती है? उनकी क्रियाशीलता घटती है, उसमें भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कुछ कोलाइडी प्लेटिनम का ताप, जैसे कोलाइडी है प्लेटिनम है, कुछ ताप बढ़ाने पर कोगुलेशन भी हो जाता है, स्कंदन भी हो जाता है उनका, ठीक। क्लियर है? रूम टेम्परेचर पर अच्छा कार्य करते हैं, इतना याद रखना तुमको। बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है तो भी क्या करेगा? इसीलिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो लगभग रूम टेम्परेचर वाला टेम्परेचर रहता है बॉडी में, तो हमारे एंजाइम अच्छे से काम करते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। कभी बुखार वगैरह आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो खाना वाना अच्छा नहीं लगता, कोई पचता नहीं है तो अच्छा कहाँ से लगे, भूखे नहीं लगते। तो ये सारी बातें हो गई।
अब जैसे सूक्ष्म वितरित अवस्था में उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर उत्प्रेरक जैसे सॉलिड है या फिर पाउडर में है, पाउडर में तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है? अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? वहाँ पे सरफेस ज़्यादा मिल जाता है, एरिया ज़्यादा मिल जाता है ना। इसका यही कारण है। बारीक पिसे हुए कोलाइडी उत्प्रेरक की सक्रियता क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है अधिक? इसका कारण यह है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। पाउडर के रूप में अगर कैटालिस्ट है तो उत्प्रेरक एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ये चीज़ तुम पढ़े हो वहाँ पे पहले। ठीक है, ये थे इसके करेक्टर्स। आगे का फिर कल देखेंगे। ठीक है।